देखिए जी, सबसे पहला जो फ़र्क है वो ये है कि भाई जो फ़ोटोसिंथेसिस है वो एनाबॉलिक प्रोसेस है और जो रेस्पिरेशन है वो कैटाबॉलिक प्रोसेस है। अब ये भी आपने मेरे ख्याल से 9th में पढ़ कर आए हैं। एक आपने वर्ड पढ़ा होगा मेटाबॉलिज़्म। मेटाबॉलिज़्म से मुराद क्या है? बनने और टूटने के प्रोसेस को हम कहते हैं मेटाबॉलिज़्म। अब जब भी चीज़ें बनती हैं तो उसे कहा जाता है एनाबॉलिज़्म और जब भी चीज़ें टूटती हैं तो उसे कहा जाता है कैटाबॉलिज़्म। अब वो ये जो बनने का प्रोसेस है उसे हम कहते हैं एनाबॉलिक प्रोसेस और जो टूटने का प्रोसेस है वो है कैटाबॉलिक प्रोसेस। तो ये बात ज़ाहिर होगी। फोटोसिंथेसिस में सिंपल होता क्या है? फोटोसिंथेसिस ऐसा प्रोसेस है जिसके ज़रिए कोई भी प्लांट या कोई भी ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बनाता है। अब यहाँ पर बनने वाला प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस, तो सिंपल ये क्या है? एनाबॉलिक प्रोसेस है। और रेस्पिरेशन की हमने डेफिनेशन ही पढ़ी थी कि इसमें जो फूड है वो ऑक्सीडाइज्ड होता है, यानी कि फूड जो है वो टूटता है और उससे हमें एनर्जी मिलती है। यानी कि ये जो प्रोसेस है ये कैसा प्रोसेस है? टूटने वाला प्रोसेस है। तो ये कहलाएगा कैटाबॉलिक प्रोसेस। सिंपल है, ठीक है। अब जो दूसरी पॉइंट है वो है सिंथेसिस ऑफ फूड फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। अब होता क्या है कि फोटोसिंथेसिस के अंदर सिंपल जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है वो मिलकर एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस बनाते हैं। अब सिंपल हम समझते हैं कि ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में फ़र्क क्या है। अब यहाँ पर आप ये याद रखें कि ऑर्गेनिक हम उन्हें कहते हैं जिसके अंदर कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल हो जिसका आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं और उस स्ट्रक्चर के अंदर कार्बन और हाइड्रोजन आपस में बॉन्डेड है, ठीक है। सॉरी। तो सिंपल आपने क्या देखना है, कोई भी आपके पास कोई मॉलिक्यूल है, अब आपने उसका स्ट्रक्चर देखा, उसके अंदर अगर कार्बन और हाइड्रोजन जो है आपस में बॉन्डेड है तो आप समझ जाएं कि ये कौन सा मॉलिक्यूल होगा? ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होगा। और कोई भी आपके पास मॉलिक्यूल है उसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन आपस में बॉन्डेड नहीं है, अगर एक प्रेजेंट है तब भी वो इनऑर्गेनिक होगा। अगर आपके पास कोई मॉलिक्यूल है उसके अंदर सिर्फ कार्बन मौजूद है लेकिन हाइड्रोजन मौजूद नहीं है तो वो इनऑर्गेनिक होगा, वो ऑर्गेनिक नहीं होगा। और कोई मॉलिक्यूल है जिसके अंदर सिर्फ हाइड्रोजन मौजूद है, कार्बन मौजूद नहीं है, तो वो भी क्या होगा? इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होगा। अब सिंपल देखें, फोटोसिंथेसिस में होता क्या है कि एक तो आपको क्या चाहिए? उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, उसके अलावा आपको क्या चाहिए? वाटर चाहिए। और ये चीज़ें मिलकर आपके बाद में क्या बनता है? आपके पास बनता है ग्लूकोज। अब ग्लूकोज का आपको फार्मूला पता होगा, C6H12 और O6 है, ठीक है। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये देखें, इसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्डेड है? नहीं है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड आपका कौन सा मॉलिक्यूल हुआ? इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हुआ। और वाटर भी ये क्या है? इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है। ये दो इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल मिलकर आपको क्या बना कर दे रहे हैं? एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बना कर दे रहे हैं। अगर आप ग्लूकोज के मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर देखेंगे तो उसका पता चल जाएगा कि इसके अंदर हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड आपस में बॉन्डेड होते हैं, तो इसे हम कहते हैं ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। उम्मीद है कि ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। तो सिंपल होता क्या है तो सिंपल होता क्या है कि भाई जो सिंथेसिस ऑफ फूड फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, जो फूड बनता है वो इनऑर्गेनिक सिंपल सब्सटेंस से बनता है। और जो रेस्पिरेशन की अगर बात करें तो इसमें होता क्या है कि ब्रेक डाउन ऑफ फूड इनटू इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। अब ये भी बहुत ही आसान है, इसको भी इतना सर पर चढ़ाने ज़रूरत है नहीं। अब आपको ये पता चल गया कि जो ग्लूकोज बन रहा है वो क्या है आपके पास? C6H12O6, ठीक है। ये क्या है? ऑर्गेनिक सब्सटेंस है। अब ये किस चीज़, ये जब टूटेगा तो ये क्या मिलेंगे हमें? ज़ाहिर बात है, जो चीज़ आपने लगाई, आपने बिल्डिंग बनाई, बिल्डिंग के अंदर आपने सरिया लगाया, आपने ईंटें लगाई, तो अब जब आप उस बिल्डिंग को तोड़ेंगे तो उससे आपको क्या मिलेगा? सरिया मिलेगा और ईंटें मिलेंगे। तो यहाँ पर भी यही बात है, ये जो है ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है। अब ये जब टूटेगा किन चीज़ों से बना था भाई? इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से बना था, सिंपल से। तो वो आपको क्या मिलेगा? इससे आपको वाटर मिलेगा और दूसरा आपको क्या मिलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी। यही चीज़ लिखा हुआ है, ठीक है। तो घबराने की ज़रूरत है नहीं, सही है। तो दूसरी पॉइंट ये हो गई कि ब्रेक डाउन ऑफ फूड इनटू इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। अब आपसे कोई पूछ सकता है भाई इनऑर्गेनिक सब्सटेंस कौन से हैं? कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, वाटर हो गया, ये आपके इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है। उसके अलावा जो है सिंपल, इसको ये आपको पहले से पता है कि जब भी फोटोसिंथेसिस होगी तो उसके अंदर क्या रिक्वायर्ड है? आपको लाइट एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। अगर लाइट होगी, लाइट एनर्जी, सनलाइट होगी तो फोटोसिंथेसिस होगी। जब लाइट नहीं होगी तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगी। लेकिन रेस्पिरेशन क्या है? रेस्पिरेशन चाहे दिन हो चाहे रात हो, कुछ भी हो, उसके अंदर लाइट की ज़रूरत नहीं होती। रेस्पिरेशन में कोई लाइट एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है।
और जो फोटोसिंथेसिस है ये किसके अंदर होगी, ये प्लांट्स के अंदर होगी। लेकिन जो रेस्पिरेशन होगी वो हर जानदार के अंदर, आपकी दुनिया में जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, चाहे वो बैक्टीरिया हो, चाहे एनिमल हो, चाहे ह्यूमन हो, चाहे प्लांट हो, सब के अंदर रेस्पिरेशन होगी। और उसके अलावा जो पांचवी पॉइंट है वो है यूजेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। जब फोटोसिंथेसिस होगी तो उसके अंदर क्या ज़रूरत, क्या रिक्वायरमेंट क्या है, यूज़ होगी कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन जब रेस्पिरेशन होगी तो उसके लिए यूज़ होगी ऑक्सीजन। ये आप 9th में पढ़ कर आए, उम्मीद है कि पहले से आपको पता होगा। और उसकी छठी पॉइंट जो है ये रिलीज़ ऑक्सीजन गैस। अब ये चीज़ें हमने पिछले लेक्चर में पढ़ी थी। जब फोटोसिंथेसिस होती है तो रिक्वायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड होती है, लेकिन जो रिलीज़ होगी, जो प्रोडक्ट बनेगा, वेस्ट प्रोडक्ट, जो बाय प्रोडक्ट, वो क्या होगा, ऑक्सीजन होगा। लेकिन जब रेस्पिरेशन होगी तो रिक्वायरमेंट ऑक्सीजन है, लेकिन जो बाय प्रोडक्ट बनेगी वो क्या बनेगी, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। अब ये जो 7 पॉइंट है, टेक्स प्लेस ड्यूरिंग डे टाइम, ये हमेशा दिन के वक्त होगी फोटोसिंथेसिस। दिन के वक्त क्यों होगी, ज़ाहिर बात है सनलाइट चाहिए तो वो दिन के वक्त ही होती है। लेकिन जो रेस्पिरेशन है वो 24 घंटे चल सकती है, ठीक है। उसके लिए कोई सनलाइट की ज़रूरत है नहीं। उसके लिए क्या चाहिए भाई, आप रेस्पिरेशन क्यों करते हैं, एनर्जी क्यों चाहिए भाई, ज़िंदा रहने के लिए। तो प्लांट हो या एनिमल दिन रात ज़िंदा होता है तो वो हर वक्त रेस्पिरेशन चलती है। अब फोटोसिंथेसिस जब भी करनी है तो उसके लिए क्या चाहिए, आपके पास क्लोरोफिल होना चाहिए। लेकिन रेस्पिरेशन के लिए कोई क्लोरोफिल ज़रूरत नहीं होती। ये आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं इंशाल्लाह।